जरूरी है। ये ध्यान देने की बात है कि आदिवासी जीवन दर्शन ही आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया अब धारणीय विकास की बात करने लगी है, संवहनीय विकास की बात करने लगी है कि विकास की ऐसा हो जो इस धरती, इसके पर्यावरण के अनुकूल हो, न कि प्रतिकूल हो। अब तक जो विकास हम करते चले आए हैं उसकी प्रतिकूलताओं से अब हमारा ही जीवन संकटग्रस्त होने लगा है। तो ऐसे में हमारे वे साथी जो सैकड़ों सालों की जीवन शैली को आज भी अपने भीतर सजोए हुए हैं, जिनके चलते वे अभी भी आत्मनिर्भर हैं, स्वनिर्भर हैं और तमाम तरह के कथित विकास और आधुनिकता जन्य दुर्गुणों और रुग्णताओं से मुक्त हैं, उनसे हमें यही सीखना होगा कि हम उनके जीवन आचरण को अपनाएं। तो इसलिए मैं ये कह नहीं कहता कि कोई समस्या है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो पुरानी दुनिया नहीं रही तो पुरानी दुनिया में रहने के तौर तरीके भी अब बदल तो गए ही हैं। ये जो तथाकथित ऑर्गेनिक की बात की जाती है, आप उन दिनों की कल्पना करिए जब यूरिया या इस तरह की रासायनिक खादें हमारे यहाँ नहीं पहुँची थी। तब भुखमरी का जो स्तर था, किस तरह से 1 जून की रोटी मिलना मुश्किल होता था, अब आज ये किसका शगल है? जिनके पेट भरे हुए हैं, जो संपन्न हैं। सामान्य सब्जी अगर 40 रुपए किलो आपने खरीदी तो ऑर्गेनिक के नाम पे वो 100 रुपये किलो बिकेगी और आपको वह 100 रुपये किलो ऑर्गेनिक के नाम पे लेना होगा। तो ये आपने जो प्रश्न किया, ये समस्या नहीं है, ये ऐसा ही होगा। हमें देखना ये है कि हम किसी के साथ अन्याय न करें, हम किसी को उसकी मर्जी के बगैर उसको अपने जीवन से, अपने जीवन के लगावों से अलग न करें। बस मेरे ख्याल से अन्य साथी अभी कुछ 3-4 लोग बाकी हैं, बाकी तो लोग जुड़ गए हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था उसका आपको समाधान मिल गया हो तो हम आगे बढ़ें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। पिछले सत्र में हम लोगों ने उन कवियों की कविताओं पर बात की थी जिनमें आदिवासी चेतना के लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, जो आदिवासी जीवन के साथ गहरा अपनापा अनुभव करते हैं और उनके जीवन संघर्षों के साथ अपनी साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। अब हम उन रचनाकारों पर बात करेंगे जो मूलतः आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने अपनी कविताओं में जिन मुद्दों को उठाया है, जिन प्रवृत्तियों से उनकी कविता अलग होती है दूसरी कविताओं से, उसकी पहचान करने की कोशिश करेंगे। इनमें ज़्यादातर मैंने जैसा कि विषय निर्धारित किया था, कवयित्रियों पर मैं बातचीत करूंगा। उन कवयित्रियों पर जिन्होंने आदिवासी चेतना से संपृक्त कविताएं लिखी हैं और वे स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं।
ऐसी अनेक कवित्रियां हैं जिनको मैं उद्धृत करूंगा आज। निर्मला पुतुल, सुषमा असुर, रोज केरकेट्टा, ग्रेस कुजूर, फ्रांसिस्का कुजूर, उज्ज्वला तिग्गा, यशोदा मुर्मू, ज्योति लकड़ा आदि। ऐसी अनेक कवयित्रियां हैं जिनकी कविताओं के उदाहरण से हम उनकी सोच और सरोकारों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इनकी कविताओं में जो मोटा मोटी जो अभिलक्षण दिखाई पड़ते हैं वो ये कि ये कविताएं उस दौर की हैं जब स्त्री विमर्श भी समानांतर चल रहा है। तो स्त्री विमर्श के समानांतर ये आदिवासी मुद्दे तो उठाती ही हैं, साथ ही स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों के दोहरे संघर्ष को भी चिन्हित करती चलती हैं, उनकी पड़ताल करती चलती हैं। इनमें विद्रोही चेतना के स्वर दिखाई पड़ते हैं, एक आक्रोश उनके भीतर नजर आता है और ये स्वाभाविक आक्रोश है, इसलिए उसकी स्वाभाविकता कविता में भी सहजता से अभिव्यक्त हो जाती है। आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कविता में आक्रोश नहीं आया है, बल्कि उनकी जीवन स्थितियों से सहज ही उद्भूत आक्रोश है जो कविता की पंक्तियों में दर्ज हुआ है, जिसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ये कवयित्रियां कथित सभ्य समाज, कथित मुख्यधारा के समाज पर प्रहार करती हैं। ये मुख्यधारा की सैद्धांतिकी को नकारती हैं और ऐसी किसी भी मुख्यधारा का विरोध करती हुई नजर आती हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी संस्कृति के नष्ट होने की चिंता है। वह जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी जीवन दर्शन है, जिनमें सैकड़ों हजारों वर्ष से ये रहते होते चले आए हैं, वह संक्रमित हो रही है। इसलिए उसको बचाने की चिंता इनकी एक बड़ी चिंता में के रूप में दिखाई पड़ती है। एक लंबा आदिवासियों के संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसे इतिहास में वह जगह नहीं मिली। ये अपने तमाम नायकों के नाम लेती हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने पहले चरण के व्याख्यान में किया था, और उनकी भूमिका आज़ादी के संघर्ष में, ब्रिटिशों के संघर्ष में और इनके जीवन उत्थान में इतिहास में रेखांकित करने की कोशिश करती हैं। आप पाएंगे कि आदिवासी विमर्श के अंतर्गत जो उपन्यास आए हैं उनमें ज़्यादातर इतिहास में न शामिल किए जाने की चिंता ही दिखाई पड़ती है। आदिवासियों को शोषण और अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान भी ये कविताएं करती हैं। पिछली कविताओं में आदिवासियों को के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, लेकिन एकाध दो कविता को छोड़कर उन्हें विद्रोह के लिए उठ खड़े होने का आह्वान नहीं दिखता है। जबकि आदिवासी स्त्रियों की कविताओं में, अनेक कविताओं में ये आदिवासी समाज को, विशेषकर स्त्रियों को आह्वान करते हुए नजर आती हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब उठो और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध करो। अपने साथ जो हैं, जो विद्रूपताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करो। निर्मला पुतुल ऐसी ही कवयित्रियों में एक बड़ा नाम है, जो संताली कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। उनकी कविता है, जब टेबल पर गुलदस्ते की जगह
बिस्लरी की बोतलें सजती हैं। इशारा साफ है कि वे लोग जो आदिवासियों के विकास के नाम पर बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन करते हैं और उन सम्मेलनों में वे पानी पीने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ब्रांडेड पैकेज वाटर, हम सब जानते हैं कि ऐसी अनेक कंपनियां हैं, जो कोला की कंपनियां हैं, जो पानी की कंपनियां हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर हमारी जल संपदा का दोहन करती हैं, उनका नुकसान पहुंचाती हैं और बदले में जो उन्हें मुआवजे के रूप में या प्राकृतिक हर्जाने के रूप में जो उनके ऊपर नियम या कानून के द्वारा प्रतिबंध करने या उनसे अपेक्षा करने की बात की जाती है, उसको लेकर कमजोरी का फायदा उठाने का प्रयत्न करती है। निर्मला लिखती हैं कि यह कहते हुए शर्मिंदा महसूस हो रही हूं कि बाजार में घूमते जब प्यास लगती है तो पानी से ज़्यादा पेप्सी और स्प्राइट की तलब होती है। पता नहीं कब हमारी प्यास में घुस गया यह सब। आप देखें तो विज्ञापनों के माया जाल ने पहले शहरों में, फिर गांवों में और फिर आदिवासी अंचलों तक इन उत्पादों की पहुंच बढ़ा दी है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों को बेचने के लिए हर हथकंडे आजमाती हुई नजर आती हैं। बहुत पहले एक विज्ञापन आया था जिसने बहुत ध्यान खींचा था चिंतकों का, विचारकों का। विज्ञापन यूं था कि कुछ युवा लड़कियां पहने हुए हैं, फैशन, मॉडर्न फैशन के वेशभूषा में हैं, कार से जा रही हैं और उनको प्यास लगी हुई है। ये विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा और आपके ध्यान में भी आ जाएगा। और वो जाते हुए एक गांव से गुजर रही हैं, सड़क के दोनों किनारे खेत हैं और ऐसे ही एक खेत के पास वो रुकती हैं। संयोग से वो गन्ने का खेत है और उस गन्ने के खेत में आमिर खान नाम का किसान खेती करता है और उसके परिवार के बाकी लोग उस गन्ने के कामकाज में लगे हुए हैं। ये लड़कियां वहां जाती हैं और कहती हैं कि कोला मिलेगा। तो आमिर खान, जो अभिनेता आमिर खान है, किसान की वेशभूषा में है, वो कहता हाँ 1 मिनट। और वो जाता है और एक कुएं से में रस्सी लगी हुई है, उसमें बाल्टी बंधी हुई है, बाल्टी को ऊपर खींचता है तो उसमें कोला की बोतलें बाहर निकलती हैं। आपको विज्ञापन याद आ गया होगा। यानी जिस पानी देने का चलन था, गुड़ गन्ने से आता था और पानी कुएं से निकाला जाता